सतपाल जी पे चूँकि रहा नहीं जाता, वो सच्चाई बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बागपत वो ऐसी भूमि है जहाँ 10 साल पहले तक का ये इतिहास रहा कि गरीब लोगों के यहाँ लोग वोट डालने देते थे। और भाजपा को क्या मिला था? जाट मिला था, सारा कैडर वोट मिला था, और बाकी जितने लोग थे गुर्जर और तमाम लोग मिले थे। इस बार गुर्जर कैंडिडेट भी है। कि अजीत सिंह के बारे में कंटिन्यूसली ये बात रही कि वो हमेशा दल बदलू रहे, वो जिसकी भी सरकार रही वो उस तरफ चले गए, वो उसके सहारे वो केंद्रीय मंत्री भी गए। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और सबकी नजरें अब एग्जिट पोल पर टिकी हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे उस बागपत लोकसभा सीट का हाल कि जो चौधरी खानदान की विरासत से जुड़ी हुई सीट कही जाती है। लेकिन 2014 की बात करें और 2019 की बात करें तो यहां पर बीजेपी ने फतेह किया। बीजेपी के डॉक्टर सत्यपाल सिंह दोनों बार चुनाव जीते। एक बार उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हराया और दूसरी बार उन्होंने चौधरी जयंत को चुनाव हराया। इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि करीब 4 दशक बाद चौधरी खानदान से कोई चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि एक आम कार्यकर्ता डॉक्टर राजकुमार सांगवान को चुनाव मैदान में उतारा। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने वहां से अमरपाल शर्मा को मैदान में उतारा और बसपा की बात करें तो प्रवीण बैंसला को। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि बागपत की रणभूमि में क्या होने जा रहा है। ये तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बागपत की सरजमी क्या कह रही है, बागपत का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, बागपत को लेकर तरह तरह की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं, उन चर्चाओं में कितना दम है, कौन किससे आगे है, कौन किससे पीछे है, एक एक करके इन्हीं वरिष्ठ जनों से जानने की कोशिश करूंगा। और ये वो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो पूरा कैलकुलेशन, चुनाव खत्म होते ही पूरा कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। तमाम बड़े पत्रकारों से बातचीत करके एक आंकड़ा निकाल लेते हैं कि आखिर बागपत की भूमि क्या कह रही है, बागपत की रणभूमि क्या कह रही है। और इसी पर मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं श्रीकांत अस्थाना जी से। सर, क्या लग रहा है, सबके मन में है बागपत में क्या होने जा रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट है, 2 बार से वहां पर आप देख रहे हैं कि बागपत में बीजेपी यहां पर आज चुनाव जीत रही है। इस बार क्या होने जा रहा है? अब तक जो मेरी समझ में आया वो यह है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने बड़ी मेहनत की है और उनका उस पूरे इलाके से अच्छा संपर्क पहले से भी रहा है। लोकदल को ये सीट मिलने और उनके उस इलाके में लंबे समय से काम करने का मुझे ऐसा लगता है कि उनको बड़ा लाभ मिल सकता है। हालांकि जो मार्जिन है वो ज़रूर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि लोगों में इस तरह की भावना है कि संविधान और तमाम संविधान की रक्षा और दूसरी तरह के ऐसे मामले हैं जिनसे लोग असंतुष्ट हैं और पिछले सांसद से भी कोई बहुत प्रसन्न नहीं है, सरकारों से भी कोई बहुत प्रसन्नता जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन निजी तौर पर डॉक्टर राजकुमार सांगवान का जो काम है और इलाके के लोगों से संपर्क है, मुझे लगता है वो भारी पड़ सकता है। आपको लग रहा है कि जीत जाएंगे? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान की स्थिति अच्छी है। अच्छा, राजकुमार सांगवान की स्थिति है। राजेश शर्मा जी तो कह रहे हैं राजकुमार सांगवान की स्थिति है। आपका आंकड़ा, आपका एग्जिट पोल क्या कहना है? देखिए सर, इस बार का जो चुनाव है, हम लगातार अगर हम 1999 से बात करें, लगातार व्यक्तिगत रूप से चुनाव भी देख रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है, पहली बात तो ये है कि 2014 और 2019 वाली लहर इस बार नहीं है। और आप देखिए यहाँ लगातार जो बागपत का जैसा नेचर है बागपत जिले का, तो यहाँ भाजपा और लोकदल उसका सामंजस्य बन नहीं पाता। गठबंधन हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि 2014 में जब आप बात करोगे तो यहाँ सतपाल सिंह ने चौधरी अजीत सिंह को हराया था, 2019 में जयंत चौधरी को सतपाल सिंह ने हराया। इस बार जो, क्योंकि दोनों ओर से है, जो लोकदल का कार्यकर्ता है वो लगातार भी सरकार के खिलाफ मुखर था अभी तक। अचानक एक ऐसा होता है कि भाजपा से गठबंधन हो जाता है। गठबंधन से भाजपा से हो गया वो अलग बात है, लेकिन लोकल लेवल पे जो टीस थी भाजपा को लेकर लोकदल और भाजपा कार्यकर्ताओं में, वो अभी तक टीस नहीं निकली। आप देखिए, जब रैली होती है, रैली में योगी जी आते हैं, योगी जी के मंच पर सतपाल जी बैठते हैं। सतपाल जी पे चूँकि रहा नहीं जाता, वो सच्चाई बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बागपत वो ऐसी भूमि है जहाँ 10 साल पहले तक का ये इतिहास रहा कि गरीब लोगों को यहाँ लोग वोट नहीं डालने देते। बहुत सारी बात उन्होंने कही। हालांकि इस बात को लेकर गुस्सा भी हुआ, आमना सामने भी हुआ लोकदल और भाजपा का। दूसरी बड़ी बात आप देखिए कि इस पूरे चुनाव में भाजपा और लोकदल का मुझे लग रहा है कि कहीं आपस में समन्वय नहीं हुआ और बहुत सारे मंचों पर गए भाजपा के जिलाध्यक्ष, लेकिन जो भाजपा की कोर कमेटी है, कोर टीम है, कैडर जो वोट है, हमें लगा नहीं कि वो इस बार लोकदल के साथ लगा हो। और आप देखिए कि जो लोकदल, जो सपा और कांग्रेस का जो उम्मीदवार थे अमरपाल शर्मा,
वो जो बीजेपी का कैडर वोट है उस पर चुनाव लड़े हैं। आप देखिए जब वो लोकदल की बात करते हैं तो इधर लोकदल के नाम पे जाट वोट आ गया। जाट वोट हम मान रहे हैं कि 100% राजकुमार सांगवान जी के पास चला गया, लेकिन वहाँ 4,30,000 मुस्लिम वोट भी है। और इस बार जैसा हम देख रहे हैं, पूरा पहले चरण से लेकर छठे चरण तक चुनाव हो चुका जो हम देख रहे हैं, तो इस बार मुस्लिम वोट सपा कांग्रेस के बाहर नहीं जा पा रहा बिल्कुल भी। ये अलग बात है तो कि फिर क्या लग रहा है, उम्मीदवार दावे करते हैं कि भाई मुस्लिम वोट डाइवर्ट हो गया। मुझे लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस है इसके अलावा मुस्लिम वोट नहीं जा रहा। और आप देखिए 4,30,000 यहाँ मुस्लिम वोटर है। अगर वो वोटर की बात करें एक तरफ चल गया होगा अमरपाल शर्मा के पास में, तो जो जाट वोट है, जाट वोट राजकुमार सांगवान के पास गया, मुस्लिम वोट अमरपाल शर्मा के पास गया। यहाँ यादव वोट लगभग 48-49 है, उसमें वो आप मानो कि 85% वो भी अमरपाल शर्मा के पास गया। इसके अलावा जो कैडर वोट है बीजेपी का, कैडर वोट आप मानते हैं कि वो ब्राह्मण हैं, त्यागी है, ठाकुर हैं, कश्यप हैं, प्रजापति हैं, वाल्मीकि हैं और कई सारी जातियाँ। ये माना जाता है कि जब यहाँ बीजेपी के सिंबल पर चुनाव होता है तो तमाम जो अति पिछड़ी जाति है और पिछड़ी जाति जाटों को छोड़ के वो सब बीजेपी को मिलती है। लेकिन इस बार ये माना गया कि अमरपाल जो टोटल बीजेपी कैडर वोट है उस पर चुनाव लड़ा। इसीलिए मुझे लगता है कि चुनाव बहुत घमासान है, और अभी ये कह पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि डाटा अगर हम गुर्जरों की बात करें तो गुर्जर जो वोट बैंक है वो परवीन बैसला के पास चला गया। जो दलित वोट है, जैसा बता रहे हैं लोग, दलित वोट कुछ परसेंट 10 से 20% अमरपाल की तरफ गया है जो सपा कैंडिडेट हैं। अगर उस तरफ चला गया होगा तो फिर बहुत खतरनाक स्थिति है लोकदल के लिए। अच्छा, रुक किसी शादाब जी साहब, दोनों की बातें आपने सुन ली है। आपके हिसाब से अगर समझूं कि उन्होंने तो अपना पूरा एक आंकड़ा समझा दिया, इतने मुस्लिम इतनी अदर वोट हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, बागपत अपने आप में एक वो सीट है जिसका हर किसी की नज़र होती है और आप भी इस बात को बार बार अपनी बातों में कहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा दिलचस्प जो वहाँ देखने को मिलेगा, बाकी सब सीटों को छोड़ दीजिए, सिर्फ बागपत की बात कीजिए, क्योंकि लोकदल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है और इसके गठबंधन का मतलब हुआ बागपत। बागपत किसको मिले? लोकदल को मिले। ये उनकी मंशा, दिल की इच्छा है। लेकिन जो सबसे बड़ा वहाँ स्थिति बनी है वो वहाँ दल मिले हैं, दिल नहीं मिले। 100%, जैसा कहना चाहिए, दिल जब मिलते हैं 100% रिजल्ट हो, तो वहाँ दल मिले, दिल नहीं मिले। और दूसरी बात, बागपत पे जो है माना जाता है कि जाट सीट है, ये कहा जाता है, लेकिन जाट में जो दीवानगी होनी चाहिए वो दीवानगी नहीं थी, क्योंकि आपसी सामंजस्य जो है, जो अभी राजेश जी ने भी कहा, जो आपसी सामंजस्य था वहाँ वो नहीं बना भाजपा और बसपा का। क्योंकि आप सोमपाल शास्त्री जब जीते भाजपा से, या सतपाल जी 2 बार जीते 14 और 19 में, वो सब चीज़ देखोगे, या हमेशा जो वहाँ का सिनेरियो है एक वहाँ के इलाके का, बागपत का, वहाँ दलित जाट के साथ नहीं मिलता, मुसलमान जाट के साथ 100% नहीं मिलता। कम मिलता है, सिर्फ लोकदल के नाम पे मिलता है। लेकिन क्योंकि इस बार लोकदल के साथ जाट थे, वो भाजपा थी, तो 100% वो अलग था और वो सीधा सीधा चला गया गठबंधन के साथ। वो अकेले बागपत पर नहीं गया, वो तो ऑल ओवर यूपी कही है या ऑल ओवर इंडिया कही है। वो 100% मुसलमान जिसे कहते हैं मुस्लिम, वो बिना किसी कहे, कोई कुछ भी कहे आंकड़ों के बारे में, जितना हम जानते हैं, जितना हम लोगों के पास गए। फिर क्या लग रहा है आपके हिसाब से? चुनाव में घमासान है, उसका सीधा सीधा आंकड़ा है। इनके साथ मैं जोड़ूंगा कुछ चीज़ें, क्योंकि देखिए पिछला चुनाव जयंत चौधरी और सत्यपाल जी के बीच हुआ था और वो वहाँ से ठीक ठाक 20,000 के आसपास जो है 22,000 वोटों से हारे थे। उसमें उस वक्त जो वोट मिला था वो जाट का एक हिस्सा और मुस्लिम और जो है थोड़ा अदर वोट यादव वगैरह के सपा के साथ थे, तो वो मिला था जयंत को। इसलिए तब वो जाके उतनी वोट पा पाए थे। तब भी वो संघर्ष में आए थे और 22 से 23,000 वोटों से हार गए थे। और भाजपा को क्या मिला था? जाट मिला था, सारा कैडर वोट मिला था और बाकी जितने लोग थे गुजर और तमाम लोग मिले थे। इस बार गुजर कैंडिडेट भी है ना, वो भी चला गया। इस बार वोटिंग भी कम हो गई। वोटिंग कम होने का माना ये गया था कि जब वहाँ के पिछली बार में बात कर रहा था कि जब बड़ौद के कई परिवारों से बात हुई थी, जो वैश्य कहा जाता है और भाजपा का कोर वोट बैंक आया था, तो उन्हें कहना था 6 वोट थी, हमने कहा 2 तो डाल ही जाओ। तो वो ये माना गया था कि जब वोट बैंक वोट परसेंटेज कम होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसमें हल्का सा लॉस हो जाता है और उसमें डेंट लग जाता है। अगर वही सिनेरियो चला है तो बीजेपी के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा, शायद ये अब तक किसी साथी ने ना कहा हो और शायद ये कहीं कोई एग्जिट पोल के बारे में कोई ना कहा हो, ये चुनाव ना लोकदल का था ना भाजपा का था। वहाँ अगर लोकदल भाजपा के गठबंधन का कोई चुनाव था तो वो सिर्फ राजकुमार सांगवान की अपनी व्यक्तिगत छवि का था और उसको जितना वोट मिलेगा, चाहे वो जीत के आधार पे और जो सेकंड के आधार पे या फर्स्ट के आधार पे, वो राजकुमार सांगवान का 80% पोल का उनकी व्यक्तिगत छवि का था। लेकिन राजकुमार सांगवान एक अच्छे कैंडिडेट हैं, वो जीत की तरफ अग्रसर हैं। लेकिन अमरपाल शर्मा ने जो चुनाव लड़ा है वो मुस्लिम 100% जो 4 लाख से ज़्यादा हैं, दलितों का एक हिस्सा, यादवों का साथ लेना
वैश्यों का या भाजपा कोटर बैंक का वोटिंग परसेंटेज कम होना, ये चीज़ें भाजपा के लिए या यूँ गठबंधन के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और अगर कोई भगवान न करे ऊंच नीच वाली स्थिति जो सबकी स्थिति से अलग होगी, तो ये आने वाला समय एक सिर्फ बागपत का चुनाव नहीं है, ये लोकदल और भाजपा के गठबंधन पर भविष्य जो है इसका तय होगा। तो ये आने वाला चुनाव में जो है आप ये मान के चलिए कि संघर्ष वाली स्थिति है। और जीत का अंतर जो श्रीकांत जी कह रहे थे, बहुत कम अंतर होने चाहिए। बहुत मुझे अगर बड़ा अंतर होता है तो फिर तो वहाँ सभी चीज़ें बदली महसूस होंगी, लेकिन अंतर कम होगा। अंतर कम होगा। रवि शर्मा, हाँ सर बताइए। भाइयों की बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जो मैंने बात जहाँ शुरू की थी, एक्चुअली उस बात को इन लोगों ने डेटा से एलाबोरेट किया और बाकी चीज़ों से सपोर्ट किया, पर असली बात जो मैं कहना चाहता था कि इमोशनल मतदाता है हमारे देश में, और ख़ासतौर से इस इलाके में भी जो मतदाता है वो इमोशनल है, बहुत तर्कों के आधार पर बात नहीं करता। और मुझे लगता है कि इमोशनल कोशेंट, इमोशनल अपील जो इस बार राजकुमार सांगवान की है, वो तमाम चीज़ों पर भारी पड़ सकती है। मेरे कहने का मतलब ये था, डेटा के हिसाब से तो राजकुमार सांगवान पीछे पड़ जाएंगे, डेटा के हिसाब से तो अमरपाल शर्मा बेहतर स्थिति में है। अच्छा, हाँ, बेहतर स्थिति में। रवि शर्मा जी से बात करो। रवि शर्मा जी, सबकी बातें आपने सुन ली, सबके अलग हैं। अस्थाना जी का अपना अलग तर्क है, राजेश शर्मा जी का अपना है, शादाब रिजू साहब का अपना है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, चूँकि बागपत को आप भी बड़े करीब से जानते हैं, समझते हैं? में विशेष बात ये रहेगी कि राजकुमार सांगवान को आखिरकार दो चीज़ें हुई। राजकुमार सांगवान को रालोद ने उतारा तो एक तरफ तो ये मैसेज हुआ कि करीब 43 साल की लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करने के बाद उनको उसकी ईमानदारी या निष्ठा का, जो उनके रालोद के प्रति या चौधरी चरण सिंह परिवार के प्रति थी, उसका उन्हें इनाम मिला। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि जयंत चौधरी, जो कि उनके परिवार की ही वो सीट चली आ रही है, लंबे समय से चली आ रही है, जिसने वहाँ प्रधानमंत्री भी दिए, केंद्रीय मंत्री भी दिए, लंबे समय तक रहे, तो क्या कारण रहा कि उन्होंने राजकुमार सांगवान पर दांव लगाया? इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो उन्हें ये भी मालूम है कि जाट बाहुल्य क्षेत्र जो कहा जाता है, हालांकि उसमें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो टोटली डिपेंड करती है मुस्लिमों के ध्रुवीकरण पर, कि मुस्लिम किस साइड में जाते हैं। तो अगर वो वहाँ पर जयंत चौधरी चुनाव लड़ते तो हो सकता है कि उन्हें एक बार फिर से करारी हार का सामना करना पड़ता, और ये उनके राजनीतिक करियर पर पूरा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो इस वजह से एक तरफ जहां उन्होंने राजकुमार सांगवान को खड़ा करके एक सिंपैथी गेन की कि हाँ हमारे जो हमने ऐसे कार्यकर्ता को भी आगे दिया है, तो वहीं ये भी है कि उन्होंने एक तरह से अपनी भी साख बचाने की कोशिश की, और भाजपा में ये दिखाया है कि यहाँ एक दूसरी चीज़ भी और भी है कि अजीत सिंह के बारे में कंटिन्यूसली ये बात रही कि वो हमेशा दल बदलू रहे, वो जिसकी भी सरकार रही वो उस तरफ चले गए और उसके सहारे वो केंद्रीय मंत्री भी गए। अब लास्ट टाइम में जयंत चौधरी ने भी यही किया कि वो एक लंबे समय तक समाजवादी पार्टी दोस्त थे, राहुल गांधी उनके दोस्त थे, और एकाएक ही उनकी वो चवन्नी पलटनी और बाकी सारी चीज़ें वो सामने आनी शुरू हो गई। तो जहाँ जो जाट बाहुल्य है वो एक तरह से इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर पा रहा है कि जो कदम जो राजनीतिक रूप से जो आपके अजीत सिंह उठाते रहे हैं वो अब जयंत चौधरी ने भी उठाया। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जाट जो है वो उस साइड में जाए, और फिर जब गठबंधन प्रत्याशी हो जाता है, गठबंधन प्रत्याशी उनके सामने लड़ा रहा है, वहाँ के विधायक भी रहे, तो उसमें और फिर उनका जो एक बड़ा साथ है वो मुस्लिम, जो मैंने पहले भी कहा कि मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण है उसका बहुत ज़्यादा असर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ेगा। मुस्लिम जिस साइड में भी जाएगा वो उधर उसका पलड़ा भारी हो जाएगा, पलड़ा भारी हो जाएगा। सबकी बातें सुन ली, अब इनसे बात कर लेता हूँ। पता है जी, आपसे जानना चाहूँगा, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन बड़े घमासान की बात कर रहे हैं, और ये भी वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि आखिर जयंत चौधरी चुनाव क्यों लड़े। आपके हिसाब से क्या है? आपने भी पूरा गुणा भाग तो कराई है ना बागपत को लेकर के भी, कौन जीतेगा? 2 बार से तो बीजेपी जीतती आ रही थी। जहाँ तक बागपत लोकसभा सीट की बात है, ये प्रदेश नहीं पूरे देश की बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और इस सीट पर सबसे ज़्यादा चौधरी चरण सिंह या उनके परिवार के लोग, मतलब इन्हीं के पास ये सीट सबसे ज़्यादा रही है। पिछले 2 चुनावों से 2014 की बात कर रहे हैं या 2019 की बात कर रहे हैं, तो लोकदल को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ रहा है। पहले चौधरी अजीत सिंह जी इस सीट पर हारे, फिर जयंत चौधरी जी। इस बार राजकुमार सांगवान जी को उम्मीदवार बनाया गया है। राजकुमार सांगवान, ये बात सच है कि राजकुमार सांगवान जी की व्यक्तिगत छवि इस चुनाव में वास्तव में बहुत उनके काम आई है, और लोगों ने उन्हें पसंद किया है। समीकरण भले ही कुछ भी हों, लेकिन चुनाव जो है घमासान रहा है, और समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन प्रत्याशी के बीच में बहुत संघर्षपूर्ण कांटे का संघर्ष है, और जीत हार का अंतर बहुत कम ही रहने की उम्मीद है ना।
लेकिन राजकुमार सांगवान जी का अच्छा चुनाव कहा जा सकता है, बढ़िया अच्छा चुनाव कहा जा सकता है। अच्छा सर, आपसे बात कर लेता हूँ। आप मुझे ये बताइए कि तस्वीर साफ एकदम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि सीधा ये कह दें कि भाई ये जीत जाएगा या ये हार जाएगा। ज्ञान प्रकाश जी, आपके शब्दों में आप बागपत को कितने नज़दीक से समझ पाए, मतदाताओं को कितने नज़दीक से समझ पाए, क्या वहाँ के एग्जिट पोल आपके हिसाब से कह रहा है? देखो, बागपत नहीं पूरे वेस्ट में इस बार जो चुनाव हुआ है जातिगत आधार पर हुआ है, न पिछले हमेशा धर्म के आधार पर होता है। इस बार जो चुनाव पूरी तरह जातिगत पर, ना तो इसमें लोकदल न भाजपा न कांग्रेस सपा को खेल नहीं है। अब जिसका प्रत्याशी है उसको वोट देने के लिए लोग लगे हुए हैं। भाई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाले वोट डालेंगे, जाट है तो जाट को वोट डालेंगे। और रही बात जो इस तरह से किसान नाराज है, ये नाराज है, ये सब टेम्परेरी चीज़ें होती हैं भाई इसमें राजनीति में। जो बैठे हुए जो गठबंधन करते हैं, जो नेता वो इतने बेवकूफ़ नहीं होते, वो हर चीज़ सोच के करते हैं, लंबी तो सोच के करते हैं हमारा भविष्य क्या बिगड़ेगा। क्या आप देखिए ना, पहले अजीत सिंह बार बार बदलते थे तो क्या उनको लोग हरा देते थे या उनकी पार्टी को धराशायी कर देते थे? जाट एक अलग कौम है, अलग टाइप कौम है, वो उसे नहीं मतलब कि वो नेताजी ने क्या कहा है। लेकिन ये बागपत में जो जातिगत समीकरण इसने बिगाड़ दिया है दोनों का। आप डायरेक्ट नहीं कह सकते राजकुमार सांगवान जीतेंगे अमरपाल, लेकिन जहाँ तक जातिगत आधार पर कहा जाए तो अमरपाल का पलड़ा भारी है। लेकिन एक तरफ भावनाएं भी हैं राजकुमार सांगवान के साथ में जो आम लोगों से कहीं ज़्यादा हैं। तो अभी भी लोग मान के चल रहे हैं कि जातिगत आधार का अगर चुनाव हुआ है तो अमरपाल का पलड़ा भारी है। अगर जातिगत आधार पर चुनाव नहीं हुआ तो राजकुमार सांगवान को जीतना चाहिए यहाँ पे। लेकिन वैसे क्या लग रहा है, अगर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो कैसी हवा आपको लगा कि भाई बागपत में नजर आई, बहती हुई हवा चल रही? देखिए, बागपत में इसलिए कि बागपत में गठबंधन प्रत्याशी था भाई। आप यहाँ पे देखिए ना, मेरठ में देखिए, मेरठ में सीधे लड़ाई थी, आमने सामने लड़ाई थी। यहाँ पे बसपा बहुत कमजोर कैंडिडेट था देवव्रत त्यागी का। आप मुजफ्फरनगर में देख लीजिए, आप दारा सिंह प्रजापति देख लीजिए, संजीव बालियान देख लीजिए, आप उनके अपोजिट देख लीजिए। आप वो नहीं, बागपत चूँकि हम लोग के लिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि अजीत सिंह के परिवार से जुड़ी हुई सीट है। नहीं, बागपत जैसी सारी सीटें यहाँ पे, वैसे भी कोई सीट बागपत से कम थोड़ी नहीं है, हर सीट बागपत से टक्कर की सीट है। लेकिन यहाँ पे चूँकि अजीत सिंह जयंत चौधरी का नाम जुड़ा हुआ है और फिर यहाँ पे इतना तगड़ा अमरपाल के आने के कारण, अगर अमरपाल के कारण कोई और होता तो शायद इतना खेलना भी करता है। अब लोग करेंगे ये सारे ब्राह्मण, आप देखिए ना, सारे ब्राह्मण सपा को चले जाएंगे, सारे गुजर बैसला को चले जाएंगे, सारे मुसलमान अमरपाल चले जाएंगे। तो ये भाजपा कैंडिडेट, जो भाजपा एक धर्म की एक गठबंधन की राजनीति होती है ना, ऐसा नहीं कि भाजपा के लोग वोट नहीं डालेंगे। ये अभी एक आंकड़ा है, लेकिन चुनाव बहुत टफ है। लेकिन अगर जाति का आधार पर तो अमरपाल को आप थोड़ा आगे कर सकते हैं। अमरपाल को आगे कर सकते हैं सर, ये तो अमरपाल को आगे बता रहे हैं। एक सबसे पॉजिटिव पॉइंट बता दीजिए कि बागपत का बीजेपी आरएलडी गठबंधन से आपको एक मजबूत पॉइंट नजर आ रहा है? एकमात्र जो सबसे मजबूत पक्ष मेरी समझ में आरएलडी बीजेपी गठबंधन का है वो डॉक्टर राजकुमार सांगवान की इमोशनल अपील है। वो आदमी पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से लगातार वहाँ ज़मीन पर काम करता रहा है और लोगों की उसके प्रति सिंपैथी है कि हाँ यार, इस आदमी को मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिला है और इस बार मौका मिला है तो जो कर सकते हैं कर लें। एकमात्र सफलता या की संभावना बनाने वाली बात यही है। वरना राजेश ने अभी जो डेटा दिया या शादाब जी ने जो डेटा दिया वो एग्जैक्ट डेटा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और डेटा के आधार पर देखना हो तो निश्चित रूप से अमरपाल शर्मा जीत रहे हैं। अगर उस जीत में कोई चीज़ बाधक है जो मुझे लगती है कि शायद भारी पड़ जाए, क्योंकि अपने इलाके के लोगों का जो स्वभाव है ना वो बहुत इमोशनल टाइप का है। चौधरी साहब हैं तो चौधरी साहब, नवाब साहब हैं तो नवाब साहब के साथ लोग लगे हुए हैं। वो वहाँ पर मैथमेटिकल डेटा के बजाय इमोशनल अपील ज़्यादा काम करती है और मुझे लगता है कि वो इमोशनल अपील इस बार डॉक्टर राजकुमार सांगवान के पक्ष में है। बाकी सारी परिस्थितियां डॉक्टर राजकुमार सांगवान के विपक्ष में हैं और निश्चित रूप से फैसला कोई बड़ी बेहतर स्थिति में नहीं है। उन्होंने वोट काटे हैं, वो वोट कटवा आप कह सकते हैं। सीधी लड़ाई वहाँ भी है। अमरपाल लोनी से विधायक रहे हैं, खेकड़ा में भी उनका सीधा प्रभाव है, संपर्क है। तो ऐसा नहीं है कि वो उस इलाके से अपरिचित था या कोई नया कैंडिडेट था, उसका उस इलाके में भी अच्छा परिचय है, पकड़ है। और वोट डेटा जो अभी वोट शेयरिंग का जो डेटा जातियों और वर्गों के आधार पर जो था वो सब उसके पक्ष में है। आपसे बात कर लेता हूँ। एक्चुअली चुनाव जो है ना, चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उस चुनाव संपन्न होने के बाद की कहानी आपसे पूछ रहा हूँ मैं। जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने तर्क दिया कि सारे ब्राह्मण साइकिल पे जा सकते हैं, क्या ये संभव है? संभव है। देखो, संभव इसलिए है, अगर लोकदल के लिए सारे जाट लोकदल पे जा सकते हैं
अगर लोकदल के लिए जाट लोकदल पे जा सकता है, तो देखो ये तो जाति का चुनाव है, तो जो जिस जाति का होगा, अगर परवीन बैंसला वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, तो जाहिर सी बात है कि गुर्जर वोट जाएगा परवीन बैंसला के पास में। अगर अमरपाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या में ब्राह्मण त्यागी उसके पास जा सकते हैं, ब्राह्मण तो कम से कम जा ही सकते हैं। और इसके अलावा एक जो बागपत की परंपरा है, जो बागपत का नेचर है, देखो बागपत का नेचर ये है, हम लोग बचपन में देख रहे हैं, हमारा भी वहीं बागपत के पास में गाँव है, वहाँ का नेचर मतलब बागपत के अलावा जो जिले या क्षेत्र विधानसभा जहां बहुसंख्यक लोग ज़्यादा होते हैं, वहां अल्पसंख्यकों पे कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर होती है। तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के हमेशा विरोध में रहते हैं। तो बागपत की अगर हम बात करें, तो बागपत में देखो, चाहे वह वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो दलित हो, वो लगातार क्या है कि वो लगातार जब चुनाव होता है और लोकदल के एंटी वो चुनाव वो वोट देते हैं, इसीलिए वहाँ सतपाल सिंह 2 बार जीत जाते हैं। चौधरी साहब हार जाते हैं, फिर बाद में जयंत चौधरी हार जाते हैं। तो इसकी वजह यह है कि जो अल्पसंख्यक है बहुसंख्यक खिलाफ रहते हैं। रवि शर्मा जी, आप बता दीजिए, वो ब्राह्मण वाली बात पे आ जाता हूँ कि भाई सारे ब्राह्मण अमरपाल के साथ चले गए, क्या ये संभव है? कहते हैं कि बीजेपी का कोर वोटर तो कहीं जाएगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता कि सारे पूरे, क्योंकि हर प्रकार के सोच के लोग होते हैं, तो जरूरी नहीं कि अगर जैसे ये कहा जाए कि जाट जो हैं सभी लोग जो हैं राजकुमार सांगवान की तरफ जाएंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सीधा सा गणित ये है कि जो उस क्षेत्र में जाट लोग हैं और जाट बाहुल्य उसको कहा जाता है, तो वहाँ 2 तरीके के लोग काम करते हैं। एक टिकैत की लॉबी हो गई और दूसरी जयंत चौधरी की लॉबी हो गई। दोनों ही एक दूसरे की काट पर बराबर लगे रहते हैं। राकेश टिकैत ने इस बार बिल्कुल साफ कहा कि सब लोग अपने हिसाब से मतदान करें, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में तालमेल बैठाना कि जाट एकदम से सीधे सीधे राजकुमार सांगवान को वोट करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। और राजकुमार सांगवान के बारे में जो एक प्लस पॉइंट है, मेन चीज़ मैं उसमें ये भी कह सकता हूँ कि अगर बागपत से रालोद और ये गठबंधन प्रत्याशी जीतते हैं, राजकुमार सांगवान जीतते हैं, तो उनकी वो अपनी छवि होगी, क्योंकि उन्होंने लगातार उस फील्ड में वहाँ पर काम किया। 43 साल से एक बंदा वहाँ पर लगा हुआ है, लोगों के सुख दुख में काम आ रहा है, तो उनके लिए वो प्लस पॉइंट है। लेकिन जहाँ वो ये बात कह रहे हैं कि नहीं जी केवल एक वर्ग विशेष की वोट पा करके, तो कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो वो केवल एक वर्ग विशेष की वोट पा करके अपनी चुनावी वैतरणी जो है उसको पार नहीं कर सकता। शादाब जी साहब, वही बात आ जाती है, दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से बात किया। मुस्लिमों की कहते हैं ना कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, बागपत में क्या निर्णय मुस्लिमों ने किया, क्या लगता है आप? इसका तो 2 शब्द में जवाब कि मुसलमान तो एक तरफा, वो भी किस पे, इंडिया गठबंधन जिसे कहते हैं, इंडिया गठबंधन, अमरपाल शर्मा। ये तो मान के चलिए कि पोल का जहाँ 70-80% पोल जाता हो तो वो 100% माना जाता है। अब मैं बात करूँ दूसरी, जब ये बात कर रहे थे बागपत सीट की, राजकुमार सांगवान जो भाजपा के रालोद के कैंडिडेट हैं, उनकी जो जीत का एक आधार बनने की, जो मैं अभी पहले बता रहा था कि उनकी खुद की जीत होगी, उनकी जो सियासी बेचारगी है ना, सियासी बेचारे, वो उनके लिए बहुत बड़ा सिंबल काम कर रही है। और उसी की वजह से जो है उनके पास ऐसा नहीं है कि वो कोई अचानक बेचारे बन गए। 43 साल वाली बात भी छोड़ दीजिए, या 45 साल वाली बात, 4 दशक वाली बात छोड़ दीजिए। देखिए, चौधरी अजीत सिंह ने उनका MLC बनाने के लिए फाइनल कर दिया नाम उनका। उसके बाद ऐन वक्त पर उनको जो है नाम काट दिया गया और जगत सिंह को MLC बना दिया गया। उसके बाद दूसरी बार उनको MLC बनाने का नाम आया, उनका चला। उसके बाद किसी थर्ड पर्सन को MLC बना दिया गया। अभी पिछले 2022 के चुनाव में उनका नाम का एक तरह से घोषित हो गया सिवाल खास से, जो बागपत लोकसभा सीट का एक विधानसभा है। और बिल्कुल ऐन वक्त पे, जबकि गठबंधन समाजवादी पार्टी से था, तो गुलाम मोहम्मद को वहाँ से जो है समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दे दिया और उनका टिकट काट दिया गया। मतलब जो आदमी 43 साल का समर्पण था, उसको बार बार जो है उसको सियासी तौर से पीछे खींचा जाने लगा, या उनको किसने उनकी किस्मत साथ नहीं दी, तो बेचारे सियासी बेचारे बन गए। सियासी बेचारे में एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा इसी में। आपने कहा मतलब समाजवादी पार्टी की अलग बात हो गई, वो अपने अलग धड़े को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी का और RLD का जो गठबंधन हुआ, मतलब राजकुमार सांगवान को एक तरीके से बताना है कि वो पार्टी से ऊपर है? आपको ऐसा लग रहा, मतलब गठबंधन का कोई असर नहीं नजर आ रहा आपको? ये तो आपको याद होगा, अभी पहला आपने सवाल किया था, इससे पहले मैंने तब भी ये कहा था कि राजकुमार ये चुनाव जो है भाजपा रालोद का आधार पर नहीं होगा। ये चुनाव जीत का आधार जो बनेगा वो राजकुमार सांगवान की अपनी छवि, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी उसका लोगों से मिलन, अपने लोगों से दुख सुख में रहने वाला, लोगों के बीच रहने वाला, वो बनेगा। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ा बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है, बीजेपी मतलब इस गठबंधन के लिए, खासकर राजकुमार सांगवान के लिए, जो भी राजेश जी ने वो बात कही थी, वो थोड़ा उन्होंने वैसे मैं और से खोलूँ इस शब्दों में जाइए, अगर शायद आपके जहन में वो शब्द भी निकल के आएगा कि अगर आप 3 चुनाव पहले चले जाएं, 2012 से पहले के चुनाव में, 9 के आसपास, तो हलवा और खलवा चला करता था बागपत में। तो वहाँ क्योंकि चौधरियों का एक किसान बेल्ट है, शुगर बेल्ट है ना, किसान का मतलब ये होता है जाट, बाकी सब लोग उनके साथ लगते हैं। तो वो साफ साफ ये होता था कि जो भी
जो भी उस गांव में, जिस गांव में जाट बाहुल्य गांव हैं, उस गांव में जो भी, जिनको हमारे तरफ तो कहते हैं छोटी जात कह देते हैं, हालांकि वो सब बड़ा अजीब सा शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिनकी जो आप ये कहते हैं जो मजदूर जिन्हें कहा जाता है, जो किसानों पर निर्भर रहते हैं, किसानों पर उनको पूरी तरह से काम करते हैं, उन लोगों का निर्णय खुद का नहीं होता था। और जब वो हलवा खलवा कहा जाता था तो मोहब्बत में कहते तो हमारे कहने से दे दो, नहीं तो फिर हम ज़बरदस्ती डलवा देंगे, क्योंकि उनकी बहुतायत होती थी। क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का रोल बदल गया, सुरक्षा बदल गई, तमाम चीज़ें ज़्यादा हो गई, इम्पोर्टेंस जो है महत्वपूर्ण, और बड़े लोग जो है जाट कैंडिडेट दूसरे दलों से आने लगे जब चौधरी परिवार के सामने, तो उसके बाद फिर ये चीज़ें कम हो गई। लेकिन अभी भी वहाँ इतना असर है, जो मज़दूर तबका है वो किसान के साथ जुड़ा हुआ जो है, जिसका वहाँ छिलाई में जाता है, जिसका बुआई में जाता है, जिसका वो तमाम चीज़ों में उसके साथ रहता है, वो अभी भी इफ़ेक्ट होता है जाट समाज से, किसान से। तो जब वो अगर वो इससे इफ़ेक्ट होता है तो ये राजकुमार सांगवान के लिए संजीवनी बनेगा, और ये फिर एक जीत का आधार बन सकता है। जो मैं पहले कह रहा था, ये बेचारा भी और वो भी और छवि भी, यही एक आधार है। जातिगत आधार पर राजकुमार सांगवान फंस जाएंगे राजकुमार सांगवान। ये कह रहे हैं राजकुमार सांगवान फंस जाएंगे अगर जातिगत आधार की बात कर लें। अमरपाल शर्मा का पलड़ा भारी बता रहे हैं। जहाँ तक जातिगत आधार की बात है या उन्हें मिले समर्थन की या वोटिंग की बात है, ये भी कहना सही नहीं होगा पूरी तरह से। मतलब जो सीट हैं वहाँ की या जो वहाँ के मतदाता हैं, पार्टी का जनाधार भी कम नहीं है, चाहे हम लोकदल की बात करें या भाजपा करें। यदि भाजपा का जनाधार वहाँ कम होता तो 2014 और 19 में भाजपा ना जीतती। लोकदल का जनाधार कम होता तो लंबे समय ये सीट लोकदल के पास रही है तो वो ना रहती। तो ना रहती, आपको क्या लग रहा है? कि मैं बिल्कुल साफ साफ कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों नहीं चाहता। मुझे पता है कि भाजपा वहाँ पे, भाजपा का संगठन बहुत स्ट्रांग है, तभी वहाँ पे सोमवार शास्त्री भी जीते हैं, वहाँ पे 2 बार सतपाल सिंह जीते हैं। आप ये कहने की बात है दिल मिले दिल नहीं मिले, ये तो आप हम तुम सामने खड़े तभी कैसे दावा कर लोगे दिल मिले दल नहीं मिले। ये भाजपा का संगठन वहाँ काम करेगा, 100% काम करेगा वहाँ पे। वो राजकुमार सांगवान की व्यक्तिगत छवि अलग है। लोकसभा के चुनाव अलग टाइप के होते हैं, सभासदीय पार्षदी विधायक के चुनाव नहीं होते कि भाई तुमने हमें नमस्ते के लिए तुमको वोट देंगे, नमस्ते के लिए वोट नहीं देंगे। ये लोकसभा का चुनाव होता है, ये संगठन में काम करता है, किसका संगठन कितना मजबूत है। और रही बात जो ब्राह्मणों की है, चाहे बाकी की बिरादरी की, उनमें भी भाजपा का बहुत तगड़ा कैडर है, ये लाएंगे। और मुझे लगता है जहाँ तक कि मैं फिर कह रहा हूँ कि पब्लिक साथ में राजकुमार सांगवान के हैं, पब्लिक साथ में राजकुमार सांगवान के, और बाकी किस्मत अगर कोई जातिगत आंकड़ा बिगड़ता है तो अमरपाल को फायदा मिल सकता है। आखिरी सवाल मेरा, पहले नंबर पर कौन है? मेरे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भाजपा के कैडर बोर्ड बन के देखते हो राजकुमार सांगवान। आपके हिसाब से पहले नंबर? मैं भी राजकुमार सांगवान को। आपके हिसाब से पहले नंबर पर कौन है? देखो मैं बताऊंगा। अभी जो जब चुनाव हुआ दूसरे चरण का, पहले चरण का, उसके 6 दिन बाद एक पता चलता है कि भाई लगभग 8% वोट बढ़ जाता है। वो जो 8% वोट अगर वो रियल में वो वोट पड़ा है और वो ईवीएम में उसमें दर्शाया नहीं गया, उसको लेकर सब लोग आश्चर्य। अगर वो वोट बढ़ता है, लगभग 27-28 हज़ार वोट पड़ेगा, तो फिर राजकुमार सांगवान भारी है। और अगर वो ये जो 5% वोट बढ़ाया गया है, इसको लेकर लगातार शोर मच रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, अभी तक चुनाव आयोग स्पष्ट नहीं कर पाया कि जो 5% वोट है ये कौन सा है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा, देखो वहाँ का जो वोटर है, मैं एक बार फिर कहूँगा, जब वहाँ सतपाल सिंह चुनाव लड़ते हैं वो भी जाट होते हैं, तो कमल के फूल से वो जीत जाते हैं। जब वो अजीत सिंह को हरा देते हैं, जब दूसरी बार होते हैं कमल के फूल से, फिर वो जैन चौधरी हरा देते हैं। वहाँ बागपत का नेचर ये है कि जब कमल का सिंबल होता है ना, पहले नंबर पर कौन? कमल के फूल का सिंबल होता है तो फिर जाट नहीं होता। और जब लोकदल का कोई भी कैंडिडेट होता है तो उनके लिए जाट होता है। मुझे लगता है कि अभी दोनों का बहुत मजबूत मुकाबला है। ये जो 28 हज़ार वोट की बात मैं कर रहा हूँ, जो 5% वोट बढ़ाया गया है, अगर ये आता है तो ये कहीं ना कहीं राजकुमार सांगवान को अप करेगा। और अगर ये 28 हज़ार जो वोट है, अगर इसका हिसाब दिया चुनाव आयोग ने, तो कहीं ना कहीं राजकुमार सांगवान को भारी पड़ेगा। सर आपके हिसाब से नंबर 1 पर? मेरे हिसाब से तो मैंने शुरू में ही कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार सांगवान थोड़ा बेहतर स्थिति में है। बेहतर स्थिति। सर आपके हिसाब से नंबर 1? बिल्कुल सही बात है। सांगवान अपने आप में थोड़ा इसलिए है कि उससे एक आम आदमी का जुड़ाव अपने आप में जो है ना, वो उसको बेनिफिट दे रहा है। उसका दिल और हाथ, उंगली, वो क्योंकि अगर जब मिल रही है ना, तो वो बस यही, जब वो उंगली दबा रहा है, उसका मन कुछ भी हो, लेकिन एक बार सांगवान उसके पता नहीं क्यों उसके सामने आ जा रहा है, जो वहाँ के लोग बताते हैं, जिनसे हमसे हमारी बात हुई। अगर वही वाली बात हुई है ना, तो फिर राघव सांगवान अंतर हुक्म हो सकता है, वो फाइट कर सकता है। आपके हिसाब से नंबर 1? राजकुमार सांगवान। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बताइए। देखो, जब हम प्रत्याशी की बात करते हैं, वहाँ 3 प्रत्याशी हैं, परवीन बैंसला, डॉक्टर राजकुमार सांगवान और अमरपाल शर्मा। जब हम प्रत्याशी की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं, राजकुमार सांगवान सबसे बेहतरीन। और बागपत के नहीं, अगर हम वेस्ट यूपी की तुलनात्मक अगर विवरण करें ना, सबके आंकड़े दें, तो वेस्ट यूपी में सबसे बेहतरीन जो एक उम्मीदवार हैं वो डॉक्टर राजकुमार सांगवान है। लेकिन चुनाव समीकरण का होता है,
क्योंकि मन में मतलब आप बात घुमा रहे हैं, मतलब एक चीज़ बता दीजिए नंबर 1 पर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान बेहतर प्रत्याशी है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, जो चुनाव है, अगर ये चुनाव 2019 की तर्ज पर हुआ तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान जीतेंगे। और जैसा अब ये जो लग रहा है कि भाई चुनाव धर्म के आधार पर नहीं, जातियों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर हो रहा है। क्योंकि आज देखो सब लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, आज आम आदमी महंगाई की बात कर रहा है, बेरोजगार की बात कर रहा है, किसानों के मुद्दों की बात हो रही है, व्यापारों की बात हो रही है कि भाई जो GST है उसका सरलीकरण नहीं हो रहा। अगर उस मुद्दों की बात करें तो बहुत टाइट चुनाव होगा। और अगर उस मुद्दों की बात ना करें, अगर हुआ 2019 के आधार पे, तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, और जो दावे और जो तर्क है वो आंकड़ों के हिसाब से है। ज़्यादातर अगर वरिष्ठ पत्रकारों की बात करें तो उनका सीधा कहना है कि जो पलड़ा है वो बागपत लोकसभा में RLD और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान का भारी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आंकड़ों की बाजीगरी की अगर ये बात करते हैं तो ये भी कह रहे हैं कि अमरपाल शर्मा भी भारी पड़ सकते हैं। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि सियासत के गलियारों में चर्चाएं बहुत हैं और उन पर विराम 4 जून को लगेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।